हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत तगड़े तरीके से चल रही होंगी कि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहे हैं। क्योंकि तैयारी करने का यही समय है। अगर आपके अभी जाड़ों का समय शुरू हो रहा है, सर्दियों का समय शुरू हो रहा है, तो उस समय आप तैयारियां करना मुश्किल हो जाएंगी। तो यही समय है, हमको 1 डेढ़ महीने मिल रहे हैं, तो तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से करें। क्योंकि दिसंबर के बाद हमको पता नहीं चलेगा कि कब पेपर हमारे आ गए हैं बोर्ड एग्जाम के। तो तैयारियां बहुत तगड़े तरीके से होनी चाहिए ताकि एक हाई स्कोर क्लास 10th वालों के लिए हो सके और क्लास 12th वालों के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक है लाइट प्रकाश, क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि प्रकाश चैप्टर में जो है दो टॉपिक थे, एक परावर्तन और एक अपवर्तन। तो इस साल 2025 में जो है केवल एक ही टॉपिक है। कौन सा है भैया? अपवर्तन। तो आपको केवल अपवर्तन ही पढ़ना है। तो जो लोग मेरी लाइव क्लासेस चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जिसमें अपवर्तन, अपवर्तन क्या होता है? तो भैया अपवर्तन जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से, यानी अपवर्तन क्या है उसकी डिफिनेशन हम देखते हैं, फिर उसका डायग्राम ये बना है उसके द्वारा समझते हैं। तो क्या है भैया, जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या है भैया, यहाँ पर एक मैंने कोई भी दर्पण ले लिया, फिर उसको मैंने स्ट्रेट से, देखिए जब एक प्रकाश किरण यानी प्रकाश किरण हम यहां से डालते हैं कोई प्रकाश किरण, तो वो इस सतह पर पड़कर वो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। जिस क्रिया को हम क्या कहते हैं भैया? अपवर्तन कहते हैं। तो आई होप आप सभी लोग ये समझ रहे होंगे कि अपवर्तन क्या है। तो इस डायग्राम से आप लोग समझ गए होंगे कि अपवर्तन क्या है। अपवर्तन के नियम। फिर नेक्स्ट था हमारा कि अपवर्तन के नियम। अपवर्तन आपको पता चला, फिर अपवर्तन के नियम जानना बहुत ही जरूरी है। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है भैया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या होते हैं भैया? तीनों एक ही तल पर होते हैं। फिर है दूसरा नियम, यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो। आपतन कोण को काहे से लिखते हैं? आई से। अपवर्तन कोण को आर से। हो तो क्या होता है? साइन आई समानुपाती साइन आर के। तो साइन आई यानी समानुपाती का निशान हटेगा, या इसको अनुक्रमानुपाती आप कह सकते हैं। तो उसकी जगह पर आ जाएगा यन, जिसको अपवर्तनांक कहते हैं। तो यन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गुणे में है साइन आई साइन आर, तो साइन आर जो होगा इसके बटे में आ जाएगा साइन आई के। तो ये एन इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। ये इतना आप समझ गए। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसके आगे की जो मेन डिफिनेशन है या बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। फिर नेक्स्ट है क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक कोण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। ये आपको बहुत बेसिक तरीके से तैयार करना है। ये बिल्कुल स्किप नहीं करना पॉइंट। अभी तक भी तैयारियां करना शुरू नहीं की है बोर्ड एग्जाम की, तो उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है वो तैयारियां करना शुरू कर दें। क्योंकि अब 1.5 महीने आपके पास है, इसके बाद आपको पता नहीं चलेगा टाइम कब निकल गया है। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण आपतन कोण के उस मान को कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, कि जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। क्या भैया है? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण को सी से प्रदर्शित करते हैं। इतना बात समझ में आया आपको? इतना क्लियर हुआ? फिर क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, यानी आपतन कोण का मान क्या है भैया? क्रांतिक कोण जिसको सी से व्यक्त करते हैं, इससे अधिक हो जाए, तब प्रकाश किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को भैया क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग इतना समझ रहे होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में, उन्हीं टॉपिक को बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्योंकि अब आप एक हार्ड वर्क और प्लस स्मार्ट स्टडी करना शुरू कर दिए, क्योंकि अब इतना टाइम आपके पास नहीं बचा है कि आप पूरा कोर्स के हर एक टॉपिक कवर कर सकें। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं को हम कवर कराएंगे आपको। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हमारा टॉपिक लेंस की क्षमता। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने बताया था कि हम उन्हीं टॉपिकों को पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड की दृष्टि से। तो ये है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता पर क्वेश्चन भी बनते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको भी मिलेंगे। इसका सूत्र आई थिंक होता है, कंफर्म नहीं है, P बराबर 1/F मीटर में इसका मात्रक होता है। इसका डायोप्टर भी होता है मात्रक, इसको डायोप्टर लिखते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। ये आप लोग देख लेंगे। मुझे फिलहाल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद यही सूत्र होता है, P बराबर 1/F।
तो क्या है भैया, प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जैसा कि मैंने बताया है डायोप्टर इसका मात्रक होता है। तो ये आप लोग समझ गए। फिर क्या है उत्तल लेंस के उपयोग। उत्तल लेंस के उपयोग क्या है, तो फर्स्ट नंबर पर है दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी को बनाने में। फिर है डॉक्टर द्वारा आंख, नाक, गला आदि की जांच करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो भैया कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि बहुविकल्पी में कि दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है, यानी किस लेंस का चश्मा बनाया जाता है। तो भैया कौन सा होता है, उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष होगा तो आपको उत्तल लेंस का चश्मा लगाना होगा। और आपको यदि निकट दृष्टि दोष होगा तो क्या होगा भैया, आपको अवतल लेंस का चश्मा लगाना होगा। तो इसका थोड़ा ट्रिक के साथ जानते हैं कि कैसे पता करेंगे उत्तल लेंस। तो देखिए भैया 1, 2 और 3, इसमें 3 वर्ड हैं। ये तो आधा ये उत्तल, 1, 2 और 3, तो 3 शब्द हैं भैया। और 3 और 2 का कॉम्बिनेशन, 3 बोले तो उत्तल और 2 दूरदृष्टि। ये आपको ध्यान में रखना है, ये उत्तल और ये दूरदृष्टि, यानी उत्तल लेंस होगा। यानी 3 वर्ड जब आपको मिलेंगे तो 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा क्या भैया, दूरदृष्टि दोष में। दूरदृष्टि दोष में क्या लगाया जाता है, उत्तल लेंस का चश्मा। फिर क्या होता है अवतल, यानी उसमें 4 वर्ड आते हैं, तो 4 और 3 का कॉम्बिनेशन, 4 अवतल और 3 निकट दृष्टि दोष। निकट यानी 1, 2 और 3 वर्ड हुए इसमें। तो भैया क्या होगा, जब आपको अवतल मिलेगा, यानी जब आपको देखेंगे मतलब पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा चश्मा का उपयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इतना आपको क्लियर हुआ एक ट्रिक के साथ। अब आप लोग ये भी समझ गए, आई थिंक आप भूलेंगे नहीं अब, कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा उपयोग किया जाता है लेंस का, दूर दृष्टि दोष में। तो आई होप आप सभी लोग इस क्लास के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।